प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के लिए लगातार हमारी क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, जिसमें हम लोग संकल्प बैच के माध्यम से आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आते हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पे एक आपकी श्रृंखला चल रही है बूस्टर डोज की, वो आपकी आगे बढ़ रही है। दूसरी आपकी श्रृंखला ये क्लास वाली संकल्प बैच की आपकी आगे बढ़ रही है। एक आप जो संकल्प बैच नोट्स की क्लास करते थे वह भी आपकी लगातार आगे बढ़ रही। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिस पेपर की एक श्रृंखला बॉटनी से स्टार्ट हुई है और हम लोग ब्रायोफाइटा का आज सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कल से हम लोग टेडोफाइटा में इंटर करने वाले हैं। तो एक तरह से पूरा पैटर्न एक 3-4 जगह अगर हम देख लें तो सभी आपकी क्लासेस लगभग कवर हो रही हैं और एक तरफ क्वेश्चन का कलेक्शन भी चल रहा है बूस्टर डोज में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप वहां पे जाएंगे और बूस्टर डोज को रिवीजन करते रहेंगे। सिर्फ बूस्टर डोज का पीडीएफ सबके लिए फ्री है, तो जैसे ही आप उसका रिवीजन करते रहेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर आप अभी तक चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। 8004109989, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दिया गया, वहां से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइए, तो आपको सभी चीजें पीडीएफ वहां पे प्राप्त हो जाएंगी जो बूस्टर डोज की सबके लिए फ्री। ठीक है। एग्जाम पॉइंट्स हैं, लगभग आपके 22 एग्जाम पॉइंट्स कराए जा चुके हैं और एग्जाम पॉइंट आपके प्रिपेयर हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट तक आपके पास 50 एग्जाम पॉइंट्स हो जाएंगे और अक्टूबर के लास्ट तक आपके पास 100 एग्जाम पॉइंट्स होंगे। एक एग्जाम पॉइंट्स में 50 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 5000 प्रश्नों का कलेक्शन अक्टूबर के लास्ट तक आपके पास हो जाएगा। लास्ट तक क्या, 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक मान के चलिए। और पेपर तक जाते जाते आपके पास 10,000 प्रश्न एग्जाम पॉइंट के होंगे। आपके पास 10 से 15 प्रैक्टिस पेपर के 100 क्वेश्चन के, मतलब 1500 क्वेश्चन उसके होंगे। एक तरफ जो आपका प्रैक्टिस पेपर चल रहा है वो चल ही रहा है और क्लास आपकी जो रेगुलर चल रही है हिंदी मीडियम में वह भी आपकी चल रही है। जो टॉपिक अवेलेबल है हिंदी में उन्हें हम लोग हिंदी मीडियम में कर रहे हैं और दुर्भाग्य से जो टॉपिक किसी किताबों में नहीं है तो उन्हें इंग्लिश मीडियम में लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा हिंदी मीडियम में ही जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप जुड़ेंगे तो आप दोनों तरह से अपने आप की तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज की टॉपिक हमारी है यूग्लिना विर्टिस। यूग्लिना आप सब लोग जानते हैं कि ये प्रोटिस्टा का एक यूग्लिनोइडी आ जाता है और यूग्लिनोइडी ग्रुप का एक मेंबर होता है और इसको हम लोग पढ़ते हैं। यूग्लिना को अक्सर ये कहा जाता है कि पादप और जंतु के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, यानी योजक कड़ी है। प्रश्न भी पूछा गया है, योजक कड़ी है पादप और जंतु के बीच में, क्योंकि ये जब प्रकाश उपस्थित होता है तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश अनुपस्थित हो जाता है और धीरे धीरे ये इसका पैरामाइलान जो इसका भोजन होता है जिसके रूप में स्टोर करता है वह कन्वर्ट होने लगता है और ये ऑटोट्रॉपिक खत्म होने लगता है और हेट्रोट्रॉपिक जैसा यानी एनिमल जैसा व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब विषमपोषी जैसा व्यवहार करने लगता है और अपना भोजन किसी जीवों पर निर्भर होकर के लेने लगता है। ये आप सब जानते हैं स्वच्छ जल में पाए जाने वाले होते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले प्राणी हैं, एक कोश की होते हैं और इनमें जो शरीर है आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं है लेकिन फिर भी इसी तरह की कुछ इसकी शरीर पाई जाती है। यानी ऊपर का हिस्सा जो होता है थोड़ा सा कुंद टाइप का होता है, नीचे का हिस्सा पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है और बीच का हिस्सा मोटा होता है। ऐसे शेप को हम लोग जब दोनों सिरे पतले हों और बीच का सिरा मोटा हो तो ऐसे सिरे को हम लोग तर्क रूपी भाग कहते हैं। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिखे गए हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स को अगर आप समझ लेंगे तो अभी तक के आए हुए सारे प्रश्न भी समझ जाएंगे और इसके नेचर को समझ जाएंगे, इसके फीचर को समझ जाएंगे। बहुत इजी है और इतना इजी है कि मतलब इसमें से आने वाला प्रश्न आपका गलत हो ही नहीं सकता। ये तो मैं भरोसे से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ। बस एक बार आप कंसंट्रेशन के साथ पूरे वीडियो को सुन लीजिए, देख लीजिए। बहुत टाइम किल नहीं करेंगे, बहुत कम समय में ज्यादा चीजों को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इस डायग्राम में लिखे गए सभी पॉइंट्स की। और ये जितने पॉइंट्स लिखे गए ये सभी पॉइंट्स आपकी परीक्षा में घुमा फिरा करके किसी न किसी साल पूछी गई हैं और फ्यूचर में पूछी जाएंगी, इस बात का पूर्ण भरोसा है, क्योंकि टॉपिक तो वहीं से आनी है। ठीक है, चाहे आरएल कोटपाल की बुक ले लीजिए, चाहे क्लास 11th की बुक ले लीजिए, चाहे आपके पास जो भी बुक हो साइड बुक ले लीजिए, चाहे कुछ नोट्स ले लीजिए, सब में लगभग इतनी पॉइंट अवेलेबल है जो आपके हैं। भाई आरएल कोटपाल विशेष बुक होती है इनवर्टिब्रेट के, तो वहां पे आपको मैटर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जितनी चीजें हैं आरएल कोटपाल की भी मैं आपको बता दूंगा और साइड की बुकों को भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता दूंगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस कंसंट्रेट होकर के सुनने और समझने की आवश्यकता है।
किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे जहां तक लगता है आसान टॉपिक है। आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके लाइक करने से और शेयर करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, लोगों के हित में आ रहा है, लोगों को इसका लाभ हो रहा है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास किसी के हित में आ रहा है तो आप जरूर लाइक कर दीजिए। प्रयास हर बार यही होता है कि आपके लिए बेहतर हो, और बेहतर से बेहतर बनने का दिन रात परिश्रम चल रहा है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे। बस आप सपोर्ट करते रहें, और आपके सपोर्ट और लाइक के बदौलत ही इच्छा होती है कि हम और कार्य कर पाए। यहाँ पे बात करें अगर हम क्लासिफिकेशन की, तो आपको पता है वर्गीकरण कहते हैं हिंदी में से, और वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो जो जगत होता है इसका, यानी किंगडम होता है, वो प्रोटिस्टा होता है। और प्रोटिस्टा के बारे में बताना नहीं है कि इसे जब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में व्हिटकर नामक साइंटिस्ट आए तो उन्होंने, व्हिटकर ने क्या किया था, इसे अलग कर दिया था, और सभी, किसको जल्दी बता दीजिए, सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट को एक साथ रख दिया गया, तब किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। इसका जो फाइलम है प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल हमने एक एक पॉइंट पे चर्चा कर दी। क्लासिफिकेशन वाला वीडियो आप जाकर के देख लिया, 15 नंबर की सीरीज है, संकल्प बैच में लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे तो सब फाइलम की बात करेंगे। सार्कोमेस्टिकोफोरा, इसके बारे में भी डिटेल बताया गया, कहाँ पे, वहां पे आप पढ़ लीजिएगा। सार्कोमेस्टिकोफोरा क्या होता है, क्या इसके कैरेक्टर है। यहाँ पे फ्लैजिला पाए जाते हैं, फ्लैजिला एक छोटा होता है, बड़ा होता है, कैसे पाए जाते हैं, रिजर्वायर में कौन रहता है, सब कुछ वहां पे हमने डिस्कस किया है। आप एक बार देख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लास मेस्टिकोफोरा है, और सब फाइलम याद करना होगा, यहां से प्रश्न पूछे गए। अभी मैं आपको लास्ट में प्रश्न कराता हूं ना, तो लास्ट में प्रश्न करवाऊंगा तो आप देखिएगा, तो ये प्रश्न पूछे गए हैं सभी। ठीक है, सब क्लास की अगर बात कर ले तो फाइटोमेस्टिकोफोरा है। आर्डर की अगर बात करें तो यूग्लिनोइडी इसका आर्डर होता है, जीनस है यूग्लिना, और स्पीसीज का नाम है वेटिस। ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ध्यान से अगर देखिएगा। चले यहाँ पे ये ध्यान से देखिए तो आपको ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसा चित्र है, जो चित्र जो है कैसा है, स्पाइंडल शेप में, ऊपर के तरफ भी पतला है और नीचे की तरफ भी पतला है। ऐसे पतले भाग को, जब जिसके दोनों सिराने पतले हों और बीच का हिस्सा मोटा हो, ऐसे सिराने भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बता दीजिए। इन्हें कहा जाता है तर्क रूपी। तो ये कैसे हैं, तर्क रूपी होते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में स्पाइंडल फाइबर कहते हैं। क्रोमेटोफोर पाया जाता है, इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता। तो ये प्रकाश संश्लेषण तो करता है, लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। दो चीजें पाई जाती है, एक यहाँ पे पैराफ्लैजिलर बॉडी पाई जाती है, और दूसरा जो है यहाँ पे क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, जो इसके कलर को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये कैसा होता है, हरे रंग का होता है, प्रोटिस्टा होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, पोखरों में पाए जाते हैं, तालाबों में पाए जाते हैं, झीलों में पाए जाते हैं, काऊ डंक में पाए जाते हैं, सड़ी गली पत्तियों में पाए जाते हैं। हरे रंग के दिखाई देते हैं। अगर इन्हें आप ले आएंगे और माइक्रोस्कोप में इन्हें देखेंगे तो हरे रंग के तैरते हुए आपको नजर आ जाएंगे। इसमें फ्लैजिला भी पाया जाता है। औसत अगर ले इसके शरीर का तो 0.03 सेंटीमीटर लगभग इसकी, मिलीमीटर सॉरी, 0.03 मिलीमीटर लंबाई होती है लगभग इसकी। और इसका पिछला सिरा नुकीला होता है, और अगला सिरा कैसा होता है, कुंद रूप में होता है, जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। अगला सिरा कुंद रूप में है और पिछला सिरा कैसा है, नुकीला है। और इसकी जो लंबाई होती है 0.13 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, ये छोटा जीव है, माइक्रोस्कोपिक है, और ये जो है आपको दिखाई पड़ जाएंगे तालाबों में, पोखरों के पानी, नालों के पानी में, और सड़ी गली पत्तियों पे ये आपको नजर आ जाएंगे जब इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। ये शरीर में कैसे होते हैं, एक कोष की होते हैं, चूंकि प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं तो एक कोष के होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, देखिए यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है न्यूक्लियस, इसलिए यूकैरियोटिक होते हैं। और अगर इनको देखें तो इनके शरीर के ऊपर एक पेलिकल की मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक्चुअली में जैसे टमाटर आप देखते हैं ना, टमाटर के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। जब बॉयल करते हैं उसे, तो टमाटर को बॉयल करने के बाद वो मेम्ब्रेन जो होती है अलग हो जाती है, सेलुलोज होता है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन अलग हो जाती है। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक्चुअली में वह मेम्ब्रेन अगर आप देखें तो टमाटर की दीवार से चिपकी रहती है। तो इसलिए हम इसको बना तो नहीं सकते, चूंकि ये इससे एकदम चिपका हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल की मेम्ब्रेन कहते हैं, जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, पेलिकल की मेम्ब्रेन होती है। और ये इसके ऊपर पाई जाती है, यानी इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, और मेम्ब्रेन पाए जाने वाला ऑर्गेनल होता है। अब दो लक्षण इसके किससे हो गए, प्लांटी से मिलते हैं। पहला तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन का पाया जाना, हालांकि यह मेम्ब्रेन सेलुलोज की नहीं है, लेकिन फिर भी मेम्ब्रेन तो पाई जाती। दूसरा जो इसके ऊपर पाया जाता है वह ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। तो दो कैरेक्टर से जिसे हम पादप कह देते हैं, लेकिन इसमें गंध पाई जाती है,
ठीक, इसमें क्या पाया जाता है, गति पाई जाती है। दूसरा ये जो होता है कभी कभी विषम पोषी जैसा व्यवहार करता है। और जंतुओं के कई लक्षण पाए जाते हैं जिसमें इससे रिजर्वायर पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन्हें जंतु भी कहा जाता है। तो इन्हें जंतु और पादप के बीच की योजक कड़ी के रूप में माना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक चले, अब ऊपर आ जाए तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, हम डायग्राम पे चल रहे हैं। एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, इसे आप लोग कहते हैं साइटोस्टोम। साइटोस्टोम को हम लोग कहते हैं सेल माउथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेल माउथ कह सकते हैं। इसी को साइटोस्टोम कह सकते हैं। ठीक है, साइटोस्टोम कह सकते हैं। कोशिका मुख कह सकते हैं, हिंदी की अगर बात करें तो इसे कोशिका मुख कह सकते हैं। कोशिका के ऊपर यहाँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोशिका के ऊपर ये वाला हिस्सा जो खुल रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम इसका कैसा होता है, कीप नुमा होता है। आगे जब बढ़ेगा तो कीप नुमा हो जाएगा, आगे साइटोस्टोम है। और जैसे ही आगे बढ़ेगा, देखिए ये आगे बढ़ रहा है तो यहीं पे साइटोफेरिंग्स है, यानी मुख के अंदर फेरिंग्स पाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो हिस्सा चौड़ा है उसके बाद यहाँ पे हिस्सा पतला हो रहा है, और पतले हिस्से को ही क्या कहते हैं, इसी पतले हिस्से को कहा जा रहा है साइटोफेरिंग्स। कोशिका ग्रसनी कहा जाता है हिंदी में। तो हिंदी में कह सकते हैं साइटोफेरिंग्स को कोशिका ग्रसनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका ग्रसनी पाई जाती है कोशिका की। तो कोशिका ग्रसनी पाई जा रही साइटोफेरिंग्स में। क्लियर है। उसके तुरंत नीचे अगर चले जाएंगे तो यहाँ पे एक रिजर्वायर पाया जा रहा है। एक चौड़ी सी बॉडी आपको दिखाई पड़ रही है, ध्यान से सुनिएगा, इन सबसे प्रश्न पूछे गए। ये चौड़ी सी बॉडी आपको दिखाई पड़ रही है जिसे हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। ये है रिजर्वायर, को हिंदी में शायद कसाब कहते हैं। रिजर्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, अभी बता रहे हैं, कसाब कहते हैं। ठीक है, रिजर्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, कसाब कहते हैं। ठीक, तो ये आपका रिजर्वायर हो गया, यानी यहाँ पे चीजें स्टोर होगी। अब रिजर्वायर को ध्यान से देखिए तो रिजर्वायर के अंदर इसके दो फ्लैजिला होते हैं। अगर हम बात करें यूग्लिना में तो फ्लैजिला कितना पाया जाता है, दो। ए होता है बाई फ्लैजिलेटा में आता है, यानी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि दोनों फ्लैजिला जहां से ओरिजिन होते हैं, फ्लैजिला की जहां से ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है फ्लैजिला की, उस हिस्से को बेसल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। और रिजर्वायर से जुड़ा होता है, रिजर्वायर से जुड़े हुए इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं, जो रिजर्वायर से जुड़ा होता है। और रिजर्वायर के इसी सिरे से फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है, यानी फ्लैजिला का जन्म होता है। और यही आगे बढ़कर के फ्लैजिला आधार का कह सकते हैं, अर्थात इसे हम लोग काइनेटोसोम भी कहते हैं। इसी को आधार कार्ड नहीं, आधार काय कहते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोसोम, कोर नहीं, काइनेटोसोम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, काइनेटोसोम कहते हैं। तो ये आधार काय है या काइनेटोसोम है। और यही काइनेटोसोम से ही आपसे पूछा गया प्रश्न कि यूग्लिना में फ्लैजिला की ओरिजिन कहां से होती है, या तो बेसल बॉडी आपको मिल जाएगा या तो काइनेटोसोम मिल जाएगा। तो आप काइनेटोसोम के साथ जाएंगे, आपका आंसर सही होगा, या बेसल बॉडी के साथ जाएंगे, आपका आंसर सही होगा। यहां से फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है। ध्यान से देखिए तो एक फ्लैजिला तो यहां तक आ गया, लार्ज होता है, बड़ा फ्लैजिला होता है, लंबा होता है। ठीक, लंबा फ्लैजिला पाया जाता है। लेकिन एक फ्लैजिला बहुत छोटा सा है और रिजर्वायर के अंदर पैक है। एक फ्लैजिला बहुत छोटा सा है, फेरिंग्स तक ही पहुंच रहा है, और रिजर्वायर के अंदर वो पैक है, उसके बाहर निकल नहीं रहा है। इस बात को याद रखिएगा, अभी जरूरत पड़ेगी बताएंगे हम आपको। ध्यान से देखिए तो रिजर्वायर से सटा हुआ, ध्यान से अगर देखेंगे तो रिजर्वायर से सटा हुआ एक हिस्सा पाया जाता है जिसे हम लोग आई स्पॉट कहते हैं। रिजर्वायर से सटा हुआ एक हिस्सा पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आई स्पॉट कहते हैं। मिला। और अगर देखें तो उसी के नीचे पैराफ्लैजिलर बॉडी होता है, और ये उसकी बॉडी से जुड़ा होता है जहां से आई स्पॉट, या इसी को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। आई स्पॉट या स्टिग्मा से जुड़ा होता है। यहां से देखिए रिजर्वायर है, रिजर्वायर से जुड़ा हुआ कौन है, पैराफ्लैजिलर बॉडी है, और उसके बाद आई स्पॉट है। इन तीनों को एक साथ समझिए। यहाँ पे रिजर्वायर है, रिजर्वायर के अंदर क्या पाया जाता है, पैराफ्लैजिलर बॉडी पाई जाती है। पैराफ्लैजिलर बॉडी से कौन जुड़ा हुआ है, आपका आई स्पॉट या स्टिग्मा जुड़ा हुआ। और ये सब जुड़ करके क्या बनाते हैं, फोटो रिसेप्टर ऑर्गेनेल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, फोटो रिसेप्टर ऑर्गेनेल का कार्य करते हैं। मिला। ये क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर ऑर्गेनेल का काम करते हैं। कौन, पैराफ्लैजिलर बॉडी और आई स्पॉट आपस में मिलकर के किसका काम करते हैं, फोटो रिसेप्टर पार्ट का काम करते हैं। यानी अगर हिंदी में कहें तो प्रकाश संवेदनांग का निर्माण करते हैं।
और ये जो लाल एक लाल दृक पाई जाती है, जो ये स्पॉट होते हैं कैसे होते हैं, आई स्पॉट कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो ये रेड कलर का आपका आई स्पॉट पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। इतना हिस्सा तो क्लियर हो गया। मुझे लगता है कॉन्ट्रेक्टाइल, हाँ रिजर्वायर्स के बगल में ही क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। तो ये भी आपका छोटा था, तो ये हो गया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। मुझे लगता है इतना हिस्सा आपका क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने कहा कि कोशिका है, कोशिका के ऊपर एक छोटा सा मुख पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्टोम कहते हैं। क्या कहा जाता है, साइटोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम आगे जो है किसमें खुलता है, साइटोफेरिंक्स में खुलता है। साइटोफेरिंक्स आगे बढ़कर के रिजर्वायर का फॉर्मेशन करती हैं। रिजर्वायर जो होता है, ये रिजर्वायर अपने पास एक काइनेटोसोम रखता है। यह काइनेटोसोम किसको ओरिजिन देता है, यहाँ काइनेटोसोम से दो चीजों की ओरिजिन होती है। एक फ्लैजिला की ओरिजिन होती है जो बड़ा होता है, और दूसरे फ्लैजिला की ओरिजिन होती है जो फ्लैजिला कैसा होता है, छोटा होता है। जो छोटा फ्लैजिला होता है वो काइनेटोकोर के अंदर ही रहता है, लेकिन जो बड़ा फ्लैजिला होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और तैरने में मदद करता है। युग्लिना गति करता है, गतिशील होता है, और युग्लिनोइडी टाइप का मूवमेंट करता है। मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए इसको चलना है तो युग्लिना यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे। अब इन सब चीजों में टाइम हम पास नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और इसका फ्लैजिला मुड़ जाता है, फिर यहाँ पे घूम जाता है और ऐसे ही मूव करता रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, युग्लिनोइडी मूवमेंट कहते हैं। युग्लिना युग्लिनोइडी मूवमेंट जैसा मूवमेंट करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है सबको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आप सब जानते हैं ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करता है, तो यहाँ पे पाया जाता है। पैराफ्लैजिलर बॉडी पाई जाती हैं जो कि रिजर्वायर के अंदर होती हैं, और आई स्पॉट जो रिजर्वायर के बाहर पाया जाता है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, फोटो रिसेप्टर ऑर्गेनेल बनाते हैं, और इन्हीं से फोटो रिसेप्टर का कार्य किया जाता है। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके लाइक करके जरूर बताइएगा। आपके थंब से ही पता चलेगा कि आपको चीजें क्लियर हो रही, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक, अब कोशिका द्रव्य की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जब यूकैरियोटिक कोशिका है तो आप अच्छी तरह जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा, यानी न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाएंगे। उसी तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ही सेल ऑर्गेनेल बनाए गए हैं जिनकी हमें आवश्यकता थी। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो कोशिका जो है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभेदित है। यहाँ देखिए एंडोप्लाज्म है और यही कहीं एक्टोप्लाज्म लिखा गया होगा, तो इससे विभेदित है। एंडोप्लाज्म में आशय के पास एक संकुचनशील रिक्का होती है। रिक्का आपको दिखाई पड़ रही है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को रिक्का कहते हैं। मध्य भाग में केंद्रक और बड़े बड़े या छोटे छोटे पर्ण युक्त हरिमकाय यानी फोटो क्या पाए जाते हैं, क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं। कह रहा है छोटे छोटे और बड़े बड़े क्या पाए जा रहे हैं, क्रोमैटोफोर पाए जा रहे हैं, जो कि एंडोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद बात करें तथा छोटे छोटे पैरामाइलान काय अर्थात मंड संग्रह। ये पैरामाइलान ये अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करता है, पैरामाइलान के रूप में संग्रहित करता है। तो पैरामाइलान बॉडी पाई जाती है। ठीक, युग्लिना की अगर बात करें तो युग्लिना जल में तैरता रहता है। किसके द्वारा तैरता है, फ्लैजिला के द्वारा तैरता रहता है। ठोस सतह पर यह शरीर तरंगत ऐंठनों और झुकावों से में धीमे रेंगता रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्लिनोइडी मूवमेंट कहते हैं या युग्लिना का मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यह पादप की भांति व्यवहार करता है। हमने आपसे बताया प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी कर लेता है, और जब प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश उपस्थित ना हो तो एक ऐसा व्यवहार कर लेता है। जब प्रकाश उपस्थित ना हो तो ये जल्दी बताइए जंतु जैसा व्यवहार कर लेता है, और तब ये हो जाता है हेट्रोट्रॉपिक। और इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉपिक कहा जाता है, जो कि दोनों का काम करता है। तो ये हेट्रोट्रॉपिक भी है और कैसा है, ऑटोट्रॉपिक भी है, इसीलिए इसे हम लोग नाम देते हैं मिक्सोट्रॉपिक जैसा व्यवहार करता है। गैसीय विनिमय होता है, गैसें आदान प्रदान होंगी। उत्सर्जन का काम अमीबा में होता है। पेडिकल से आर पार ये किसके द्वारा होंगे, विसरण के द्वारा होते हैं। कैसे होते हैं, विसरण के द्वारा होते हैं। इसमें परासरण नियंत्रण संकुचनशील रिक्का द्वारा होता है, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल द्वारा ऑस्मोरेगुलेशन का काम किया जाता है। इसका विभाजन पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया कि कोशिका विभाजन कैसे करती है, बाइनरी फिजन द्वारा करती है। और जब बाइनरी फिजन द्वारा कोशिका विभाजित करती है तो कुछ इस प्रकार का चित्र बनाती है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोशिका विभाजन करने के समय कोशिका इस तरह से मान लेते हैं, ये युग्लिना है,
ये मान लेते हैं यूग्लिना है, ठीक, ये यूग्लिना है, ठीक, अपने मानने के लिए मान लीजिए थोड़ा सा। तो इस यूग्लिना से क्या होता है कि यहीं से डिवाइड कर जाती है, और पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और एक संरचना इसकी कुछ इस प्रकार से आ जाती है कि यहाँ पे एक यूग्लिना ऐसे बन जाता है, एक यूग्लिना ऐसे बन जाता है, और इसी से जुड़ा हुआ एक यूग्लिना इधर बन जाता है, ठीक, और जो यूग्लिना इधर बनता है वो यूग्लिना फिर इससे जुड़ा होता है, बाद में दोनों अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के विभाजन कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन, या हिंदी में कहते हैं अनुलंब द्विविभाजन। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन यानी फिजन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं अनुलंब विभाजन, हिंदी में क्या कहते हैं अनुलंब द्विविभाजन, अनुलंब द्विविभाजन कहा जाता है, द्विविभाजन कहते हैं, अनुलंब द्विविभाजन, क्योंकि कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल बेसिस पे विभाजित हो जाती है। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी सारी पॉइंट जो है आपको यूग्लिना के बारे में याद रखना है। क्लास की अगर बात करें तो क्लास में इतना ही आपको जानना था और इतनी चीजों को आपको याद रखना था। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है कोशिका का। तो न्यूक्लियस विभाजित होगी, न्यूक्लियस विभाजित होकर के एक बात बताई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है इस क्लास का, जिसमें हम लोग अभी 1990 से लेकर के 2021 तक के आए हुए प्रश्नों का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके होते हैं। जैसे आज की हमारी टॉपिक थी यूग्लिना, तो हम लोग यूग्लिना के पास चलेंगे और यूग्लिना से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम बोलते जा रहे हैं, बस आपका काम है उन प्रश्नों को सुनना और उनके आंसर को समझना, और जहां तक हो सके उसे अपने जेहन में रखना, याद रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूग्लिना से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए, 7-8 प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। मैं सभी प्रश्नों को एक एक करके पढ़ देता हूं। पहला प्रश्न है, द टू वर्ड डिफिनीशन यूनिसेलुलर एनिमल, टू वर्ड डिफिनीशन यूनिसेलुलर एनिमल फॉर प्रोटोजोआ in find rather unsatisfactory due to one of the following example, state the one of the following exception of the definition। कह रहा कोई एक ऐसा एक्सेप्शन बताइए कि जो ये सिर्फ ये बता देता है यूनिसेलुलर एनिमल कहना प्रोटिस्टा को सही है, इसका एक कोई क्या कर दीजिए एक्सेप्शन बता दीजिए। तो आप यूग्लिना बताएंगे, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक जैसा व्यवहार करता है और हेट्रोट्रॉपिक, तो यूग्लिना आपका सही आंसर हो जाता है। पैरामाइलम बॉडीज आर फाउंडेड, पैरामाइलम बॉडीज कहाँ पाई जाती है, पैरामाइलाइन बॉडीज पाई जाती हैं यूग्लिना में, और यह यूग्लिना का क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। रिजर्व फूड इन यूग्लिना वेडिस इज मेनली, रिजर्व फूड यूग्लिना वेडिस का क्या होता है, तो आप कहेंगे पैरामाइलान स्टार्च होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा पैरामाइलान स्टार्च, इसका सही आंसर होता है। कहीं कहीं पे सिर्फ स्टार्च लिखता है, आप उसे सही नहीं कह सकते, पैरामाइलान स्टार्च कहते हैं। ठीक, पैरामाइलान इज ए, पैरामाइलान क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, या न्यूक्लियोप्रोटीन है, तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट है। पैरामाइलान क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल टाइप, हाँ ये देखिए प्रश्न मैंने नहीं बताया आपको, यूग्लिना में किस प्रकार का जो है क्या पाया जाता है, जल्दी बताइए, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यूग्लिना में जो क्लोरोफिल पाया जाता है बी और ए प्रकार का पाया जाता है। तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, वह क्लोरोफिल यहाँ पे प्लास्टिड नहीं पाई जाती, यही क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करते हैं और ए और बी का निर्माण होता है, या बी और ए क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, बी और ए क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाए। यूग्लिना में क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए पाया जाता है। द प्रूफ ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, कह रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किसमें, यूग्लिना वेडिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और अगला प्रश्न है, इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यूग्लिना में भोजन किस रूप में स्टोर होता है, तो पैरामाइलान ग्रेन्यूल्स के रूप में स्टोर होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि जो ये है क्या कहते हैं यूग्लिना है, उनमें यूग्लिना है, यूग्लिना में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये आपसे पूछा गया है। एक सेकेंड, हाँ पूछा गया है कि यूग्लिना में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन द्वारा होता है। कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन द्वारा होता है। तो ये इतने ही प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं,
छोटी सी टॉपिक थी, छोटा सा वीडियो था। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे जैसे टॉपिक बढ़ती जाएंगे वैसे वैसे हम वीडियोज की संख्या और मात्रा भी बढ़ाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लासेस और चल रही हैं, उसे देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते कहीं और किसी और वीडियो में, तब तक ले इजाजत दीजिए। जय हिंद।